डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो नेपाल में जेनजी आंदोलन के चलते, प्रदर्शनकारियों के चलते तख्ता पलट हो चुका है। केपी ओली की सत्ता अब गिर गई है और जैसे ही उनकी सत्ता गिरी है, हालांकि वो एकदम पब्लिकली तो अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बयानबाजी वो कर रहे हैं जिसमें वो भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है पूरा मैटर, गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं, क्या उसमें कोई वास्तविकता भी है, या एक फेल होने वाला इंसान जो है, जिसकी सत्ता अभी अभी छिनी है, वो ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश कर रहा है ताकि चीजों को, ध्यान को या लोगों को गलत डायरेक्शन में लेकर जाया जा सके। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बताऊं, भारत और नेपाल के बीच में आपको पता है अभी इसमें नेपाल में जेनजी आंदोलन चला है ना। और इस आंदोलन को लेकर हम लोगों ने कई बार बात की है। युवा पीढ़ी है जो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर रही है, जो भाई भतीजावाद को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वो सरकार की जवाबदेही, अगर सरकार जवाबदेही से बचती, इस चीज के लिए वो टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। नेताओं के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं नेपाल में, और नेपाल का आम आदमी बड़ा परेशान रहता है। इस चीज को लेकर बिल्कुल भी वो तैयार नहीं है। उनको लगता है हर व्यक्ति की जिंदगी बहुत बेहतर होनी चाहिए और युवाओं के लिए बेहतर अवसर जो है नेपाल में उपलब्ध होने चाहिए। इन सब चीजों को लेकर एकदम से विरोध शुरू हुआ और एकदम तत्कालिक कारक बना कि भाई वहां पर सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। जिस सोशल मीडिया के माध्यम से ओली सरकार की जो है आलोचना की जा रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने उसको बैन किया। लेकिन एकदम से ही आग भड़क गई और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि वहां पर सरकार को या सरकार के नुमाइंदों को भागना पड़ा, है ना। सेना अगर ना होती तो शायद उनका जीवन भी जो है नहीं बच पाता। लेकिन चलिए खैर, ऐसी सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति, एक जो नेता थे, उनकी वाइफ वहां पर, जो जैसे ही आंदोलनकारियों ने सरकारी भवनों को आग लगाई तो उसमें उनकी जान चली गई, जो काफी ज्यादा मुझे निंदनीय भी लगता है। अब बात यह है कि ये जो आंदोलन हो रहा है ना, तो केपी ओली तो अब सत्ता में रहे नहीं, है ना। वहां पर नेपाल के राष्ट्रपति के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जा रहा है कि वो किसी एक गुप्त जगह से शासन को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। केपी ओली ने एक दो बातें बोली हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों का ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर मैं, जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी, अगर मैं उनके साथ अच्छे रिलेशन रखता ना, तो मेरी सरकार शायद कई सालों तक चलती। बहुत बड़ी बात बोली है उन्होंने कि अगर भारत के साथ वो बेहतर संबंध अभी रखते तो फिर उनकी जो सत्ता है कई सालों तक चलती, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी बात उन्होंने बोली कि भारत से मैंने लिपुलेख को लेकर या कालापानी को लेकर एक अलग नक्शा मैंने जारी किया, तब से भारत मेरे खिलाफ हो गया था। और ये जो आंदोलन हुआ है ये पूरी तरीके से भारत का ही एक आंदोलन है। मतलब इस आंदोलन को खड़ा करने में भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस तरह की बातें ये शख्स बोल रहा है। अब इसमें क्या सच्चाई है ना, या इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। भारत और नेपाल के संबंध कोई आज के संबंध नहीं है, बहुत पुराने संबंध हैं। रोटी बेटी का रिश्ता दोनों देशों के बीच में रहा है। सीमा ओपन रखी गई है ना। किसी और देश के साथ इस तरह की सिचुएशन ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन भारत और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर है। नेपाल व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत पर काफी निर्भर है। नेपाल की एनर्जी को भारत जो है खरीदता है। बहुत सारे नेपाली जो हैं भारत में काम करते हैं, बहुत सारे भारतीय भी नेपाल में जाते हैं। नेपाल के बहुत सारे लोग जो हैं गोरखा रेजिमेंट के तौर पर भारत में काम करते हैं, ऑफिसर्स के तौर पर जो है प्रशासन में भी जाते हैं। ये सारे इस तरह के रिलेशन हैं जिसको एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब रिलेशन तो बहुत पुराना है। तो फिर ओली को क्या प्रॉब्लम हुई, क्या दिक्कत थी? देखो, पिछले कुछ समय से नेपाल जो है ओली की लीडरशिप में चीन की तरफ जाता हुआ दिखा है। ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, श्रीलंका में भी ऐसा हुआ था। बांग्लादेश में भी जो अंतरिम सरकार के प्रमुख है मोहम्मद यूनुस, वो भी इस तरह की चीजों को कर रहे हैं। तो ओली जो है वो लगातार चीन के जो नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे चीन जो है उनको बातें बोल रहा था, वैसे वैसे वो कर रहे थे, है ना। एक समय पर नेपाल सरकार ने मधेसी मूवमेंट के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार बताया। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर जो ब्लॉकेड लगा था उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। फिर अपना एक 2020 में नक्शा जारी कर दिया जिसमें काला पानी, लिपुलेख, लिम्पिया धुरा को नेपाल का हिस्सा बताया, है ना। भारत ने हालांकि कुछ कहा नहीं। एक सिचुएशन ऐसी भी हो गई थी जब सीमा पर नेपाल की तरफ से गोली भी चली थी, लेकिन भारतीय सेना ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, खास करके क्योंकि हम नहीं चाहते। नेपाल एक छोटा देश है, सब लोग जानते ही हैं, दक्षिण एशिया में, और उसके साथ हमें उस तरीके से ट्रीट नहीं करना है, अग्रेसिव रुख नहीं अपनाना है। भारत एक बड़ा दिल रख के उनकी चीजों को सुनना चाहता है। हाँ, ये जरूर है कि भारत ने काला पानी वाला जो क्षेत्र है वो अभी नेपाल को लेकर इस तरह की कहानी नहीं है, वो भारत का ही हिस्सा है।
हाँ, अब आगे चलकर भारत नेपाल को दे दे या इस चीज के टकराव को या इस सीमा विवाद को निपटाने के लिए नेपाल को सौंप दे, वो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए वो क्षेत्र जो है या लिपुलेख दर्रा जो है वो भारत का ही हिस्सा है। अच्छा, तो जैसे ही ओली आए तो ओली को एक चीज समझ में आई, जैसे मैंने आपको बताया कि चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चल रहे थे, है ना, चीन की चीजों को प्रमोट कर रहे थे। चीन ने बहुत सारा नेपाल में निवेश भी किया है। नेपाल जो है अब जो बंदरगाहों के माध्यम से ट्रेड करता है उसके लिए चीन के शंघाई पोर्ट का यूज कर रहा है। इस तरह के रिलेशन नेपाल और चीन के बीच में बढ़े, है ना, क्लोज हुए हैं, लेकिन उससे नेपालियों का कोई खास भला नहीं हुआ है ना। ये आपको भी पता है कि चीन किस तरह की रणनीति का पालन करता है। चीन ऋण जाल की नीति को अपनाता है और उसी ऋण जाल में धीरे धीरे नेपाल फंस जाएगा। कैसे? चीन जो है नेपाली हिमालय पर एक जो है रेलवे लाइन बिछा रहा है और वो सारा पैसा जो है नेपाल को लोन के तौर पर दे रहा है। कल को नेपाल उस लोन को चुका नहीं पाएगा और नेपाल भी बाकी अन्य देशों की तरह चीन की ऋण जाल की नीति का हिस्सा बन जाएगा। भारत कभी ऐसा नहीं करता है, नेपाल को अनुदान देता है, सस्ते ऋण देता है, लेकिन भारत की इस तरह की कोई नीति नहीं। अब ये प्रश्न जो है ओली इस तरह से भारत को लेकर बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। वो अपनी कमियों को नहीं देखना चाहते कि उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर उन पर आरोप लग रहे हैं, नेपोटिज्म को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर उन पर आरोप लग रहे हैं। जो भी जेनजी आंदोलन है ना, उसमें भारत को लेकर तो कोई बात ही नहीं। अगर आप जेनजी आंदोलन की प्रमुख मांगे देखेंगे, अगर ऐसा था तो जेनजी प्रदर्शनकारी भारत की सीमा पर आके भी प्रदर्शन करते ना। आए थे वो लोग, लेकिन वहां पर सेना को देके वापस हो गए, लेकिन वो एक रैली के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे। ऐसा नहीं था कि भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो या भारत के खिलाफ कुछ बोल रहे हो वहां के लोगों में। हाँ, कालापानी लिपुलेख को लेकर जरूर एक टकराव का चीजें रहती हैं, वहां के लोग थोड़ा सा भारत को लेकर सोचते भी हैं, लेकिन ऐसा इस मूवमेंट में भारत के खिलाफ चीजें हो ये मुझे अभी तक दिखा नहीं। इवन अगर आप देखेंगे ये जो सुशीला गार्गी हैं, जिनको वो पीएम के तौर पर जो है जेनजी प्रदर्शनकारी आगे रख रहे हैं, उनका नाम, वो भारत की यूनिवर्सिटी जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उससे पढ़ी हुई है ना। तो कहीं ना कहीं पे भारत को लेकर एक नॉर्मल रुख रखती हैं, भारत के साथ बेहतर संबंधों की प्रशंसक हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे जो ओली बोल रहे हैं उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और अगर उनका भारत के साथ रिलेशन खराब करने के चलते चीजें हुई तो इसका मतलब उनकी अपनी फेलियर है ना। उसमें भारत का क्या लेन देन होगा? भारत का कोई योगदान नहीं है। भारत कभी नहीं चाहता कि नेपाल, भारत ये जरूर चाहता है कि नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जो भी सरकार आए वो चीन के प्रभाव से थोड़ा मुक्त रहे, भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करे, दक्षिण एशिया में अच्छा व्यापार हो, दक्षिण एशिया में अच्छा जो है एक कनेक्टिविटी का कार्यक्रम होना चाहिए, दक्षिण एशिया में सांस्कृतिक जो है गठजोड़ बेहतर होने चाहिए। तो भारत तो ये सारी चीजें चाहता है। भारत कतई नहीं चाहता है कि किसी देश में तख्ता पलट हो, किसी देश में पार्टी को गिरा दिया जाए। इस तरह की चीजें तो देखो वैसे कुछ सीक्रेट भी होती हैं, लेकिन इस तरह से मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार की रणनीति होगी। हमने हमेशा केपी ओली के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की है ना। तो अब वो अपनी फेलियर के चलते जो है उस अपनी एक फेलियर का ठीकरा जो है वो भारत सरकार पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या भारतीय पीएम पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके बारे में इससे कुछ खास होने वाला है नहीं। नेपाली प्रदर्शनकारियों की डिमांड्स अलग हैं। जो भी सरकार नेपाल में अब फ्रेम होगी उनको उन डिमांड को लेकर काम करना होगा। ये सब फालतू की बातें कि भारत के चलते ये हुआ या भारत के साथ संबंधों को लेकर ये चल रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। रही बात सीमा विवाद को लेकर, तो दोनों देश के पीएम को मिलकर इस चीज को लेकर थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, सेनाएं आपस में बात कर लें ताकि इस विवाद को भी शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।